हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है, भारत में विश्व धरोहर स्थल। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह पीसीएस और आरओ डिपार्टमेंट में तथा आईएएस वगैरह में पूछ ही लिए जाते हैं। जो करंट की चीज़ें रहती हैं उससे पूछ ही जाते हैं, प्लस जो पिछली भारत में कितने धरोहर स्थल हैं जो विख्यात हैं, सारी चीज़ों को टिक कर लिया जाता है। तो ये सब पूछते हैं, जिसकी एक डाटा है, सारे डाटा आज उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। मैप के जरिए आप देख सकते हैं इसमें कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, सारे को टिक कर दिया गया है अलग अलग स्टेट करके। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थल, यह यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विशेष विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में विश्व धरोहर स्थल कार्यक्रम वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि जो भारत में एक जैसे जैसे हो गया आपका धरोहर के रूप में किस तरीके से स्थापित करते हैं, जैसे कोई पुरानी मुगल काल की घटनाएं हो गई या कोई सूचीबद्ध इस सांस्कृतिक तथा विशेष महत्व दिया जाता है जो किसी चीज़ को, तो वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में आ जाता है। भारत में 30 सांस्कृतिक तथा 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित कुल सहित 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्हीं 38 के बारे में जानेंगे। जो भी डाटा इंपॉर्टेंट होगा सारी चीज़ों को इसमें नोट किया गया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए एक एक करके पूरा देख लेते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। गठन जो किया गया था 16 नवंबर 1945 को किया गया था। कार्य इसके क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यालय वगैरह छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, लेकिन ये सब आप जानते रहिए क्योंकि पीसीएस में और आईएएस में भी ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उद्देश्य इसका क्या होता है? इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके उद्देश्यों को बारे में हम लोग डिटेल से जान लिए। तो चलिए देखते हैं। आगरा का किला, इसमें पहला पॉइंट हो जाता है। अगर जो विश्व धरोहर में देख लिया जाए तो मैंने पहले पर इसको नोट कर लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। यह 16वीं सदी में एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया है और इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल को खास महल के नाम से मौजूद किया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। यह एक सांस्कृतिक स्थल है, इसीलिए एक आगरा का किला इसमें शामिल किया गया है। रही बात सेकंड की, तो इसमें आ जाती है अजंता की गुफाएं, जो 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। अवस्थित ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वधोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं में एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। गुफाओं की संख्या इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। यह पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है और इंटरव्यू में पूछा गया है। इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, जिसमें 25 को बिहार तथा आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी के मध्य हुआ है। तो ये दोनों चीज़ हम डिटेल से जान लिए हैं। चलिए अगले को जान लेते हैं। नालंदा बिहार का पुरातात्विक स्थल है जो 2016 में शामिल किया गया है। तीसरा पॉइंट है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 13वीं शताब्दी ईस्वी तक एक मठ एवं शैक्षणिक संस्थान का एक अवशेष है। इस महाविहार में पुरातत्व के स्तूप और मंदिर और विहार, आवासीय तथा शैक्षणिक भवन के साथ स्तूप, पत्थर व धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी शामिल हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक सांस्कृतिक स्थल होने के कारण यह महाविहार यानी स्तूप और पत्थर के धातु जो स्थित हैं, यही सब
मिलाकर ये सांस्कृतिक स्थल, इसी वजह से ये नालंदा महाविहार, ये जो पुरातात्विक स्थल है, इसको 2016 में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा सांची का बौद्ध स्मारक, जिसे शामिल किया गया है 1989 ईस्वी में। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभ्यारण्य है, जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का एक प्रमुख बौद्ध केंद्र रहा है। इसके स्तंभों एवं प्रसादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा अधिकांशतः पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में कराया गया है। तो सांची का स्तूप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें इस सूची में शामिल किया गया है 1989 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व अभियान 2004 में इसको शामिल किया गया है। इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल से बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी की एक पहाड़ी किला, जो 16वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप जानते रहिए। इन अवशेषों में 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में एक महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय परिसर, कृषि आदि संरचनाएं भी शामिल हैं। तो वाणिज्य संबंधी भी शामिल हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये सब छूट गया है। काली का माता का मंदिर और पावागढ़ी पहाड़ी पर एक चोटी स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इस स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। इस्लामिक पूर्व मुगल, ये जो शहर के नाम से पूछा गया है, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए अगले के बारे में जानकारी लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी विक्टोरिया टर्मिनल, इसको शामिल किया गया है 2004 में। या आप जान सकते हैं, भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला, ये आप जानते रहिए, गोथिक वास्तुकला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ है। यह इमारत ब्रिटिश वास्तुकार FW स्टीवन द्वारा डिजाइन किया गया था। विक्टोरियन गोथिक यानी विक्टोरियन गोथिक शैली, यह इमारत बॉम्बे की पहचान है। मध्ययुगीन इतावली मॉडलों पर आधारित यह उच्च विक्टोरियन गोथिक, हाई विक्टोरियन गोथिक यानी डिजाइन के अनुसार इसे टर्मिनल का निर्माण कार्य इस 1878 ईस्वी में शुरू कराया गया था, जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों में गुंबद, बुर्ज, नुकीले मेहराब आदि पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह मेहराब और नुकीले बुर्ज, ये चीज़ें पूछी गई हैं वास्तुकला की इमारतें जो बनाई गई थी। गुंबद यानी गुंबद नुमा होता है, उल्टा कटोरे की भांति होता है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोवा के चर्च और मठ को भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, या 1986 में शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोवा के चर्च एवं मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया के ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ करने का संकेत देते हैं, इसलिए इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, ये एलिफेंटा की गुफाएं, जो 1987 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से भी जाना जाता है, या कोकड़ी मौर्यों की प्रायद्वीपीय राजधानी भी थी। एलिफेंटा द्वीपीय महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी दूरी पर स्थित है। ये आप जानते रहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्प कला का संग्रह है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं, आप इसको संस्कृति से जोड़ करके मेंस में भी लिख सकते हैं, यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तथा इसके बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है। फतेहपुरी सिकरी 1986 को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। इसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया था, तो यह इम्पॉर्टेंट है। फतेहपुरी सिकरी में छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी, इसको आप लोग जानते रहिए। इसमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद सहित अन्य कई मस्जिदों का स्मारकों भी शामिल हैं इसमें। यह आप इसको जानते होंगे, फतेहपुरी सिकरी अकबर के शासनकाल में मिडवल हिस्ट्री पढ़ाया गया है आप सभी को, वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आता है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जो इसको 2 बार शामिल किया गया है,
87 ईस्वी को और उसके बाद में 2004 ईस्वी में दोनों बार शामिल किया गया है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करते हैं। यह मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है, जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंडचोलविसपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में यतेश्वर मंदिर, यही 3 मंदिर इसमें शामिल हैं। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोंडचोलविसरम में ये मंदिर राजराज द्वारा निर्मित यतेश्वर मंदिर का इसको निर्माण करवाया गया था, जो 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे भी हैं। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी सांस्कृतिक और सभ्यता को बचाने के लिए इसको विश्व विरासत स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। हम्पी के स्मारकों का जो समूह में शामिल किया गया है, 1986 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है हम्पी के स्मारक को। यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी भी थी। विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी बीमाओं, यानी जो बीम लगे हुए थे उसको बीमाओं के और एवं पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी इसकी जो जालीदार कुछ भी थी तथा उसकी रिफ्लेक्शन के कारण भी इसकी नक्काशी की गई है। तो विशाल खंभों, भव्य मंडपों एवं मूर्ति कलाओं, पारंपरिक चित्रों निरूपण किए जाने के लिए इसमें रामायण और महाभारत के विषय भी शामिल हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम्पी के स्मारकों को भी शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। इसको आप जानते रहिए या फिर इसको नोट कर सकते हैं। महाबलीपुरम स्मारक समूह जो शामिल किया गया है 1984 ईस्वी में, पल्लव राजाओं एवं द्वारा स्मारकों को इस समूह में स्थापना बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर 7वीं से 8वीं शताब्दी में की गई है। इन मंदिरों का निर्माण जो मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिसमें गुफाओं एवं मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या एवं गंगा का अवतरण का शोर मंदिर के अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इन स्मारक में 5 रथ, एकाश्म मंदिर, 7 मंदिरों का अवशेष शामिल है। इसी कारण इस शहर को सप्त पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसमें इस प्रकार से नक्काशी की गई है कि जैसे लगता है कि इसमें अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, गंगा जी को अवतरण भी दिखाया गया है। इसी प्रकार से बड़े से चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। तो ये आप जानते रहिए। महाबलीपुरम की जो स्मारक समूह है यह 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। पटक्कल समूह के स्मारक जो 1987 ईस्वी में इसको शामिल किए गए हैं। कर्नाटक में पटक्कल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य वंश थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। यह बेसर शैली में मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह निर्मित मुख्यतः 10 मंदिरों में 9 शिव मंदिर के तथा एक जैन मंदिर भी है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो यह इम्पोर्टेंट है। पटक्कल आप इसको मंदिर के रूप में, इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है 1987 ईस्वी में। इसको आप जानते रहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है राजस्थान के पर्वतीय किले जो 2013 में शामिल किए गए हैं। इस विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़ यानी कुंभलगढ़, सवाई जोधपुर, इसको देख लीजिए गलत हो गया है, जैसलमेर, जयपुर और झालवाड़ा में स्थित 6 राजसी किले जो शामिल किए गए हैं। इस भूमि पर किले की शानदार उपस्थिति 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक राजपूतों के शासन काल एवं जीवन शैली की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको आप मध्यकालीन इतिहास से भी जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीप आपको जानकारी मिल जाएगी। यह किलेबंदी शहरी केंद्र, महलों एवं व्यापारी केंद्रों एवं मंदिरों के चारों तरफ किया गया है, जहां पर कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को विकास हुआ है और इसके साथ दर्शाया भी गया है। इनकी कला का जो प्रकीर्ण नमूना है राजस्थान में इन्हीं सब के पारंपरिक शैलियों के द्वारा जाना जाता है। तो ये आप जानते रहिए। राजस्थान के पर्वतीय जो किले हैं 2013 में शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, जो 2017 में इसको शामिल किया गया था। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्व अहमदाबाद ये शहर की स्थापना की गई थी। 15वीं शताब्दी में इसको करवाई थी। यह शहर सदियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में भी था। यह शहर विविध धर्मों एवं असमंजसपूर्ण अस्तित्व का भी प्रमाण रहा है। यहाँ की स्थापत्य विरासत एवं भद्र का दुर्गा, पुराने शहरों की दीवारें तथा द्वार पर की गई जो स्मारकें हैं तथा वहाँ पे मस्जिद एवं मकबरे के अलावा हिंदू एवं जैन मंदिर भी शामिल हैं। इसी सब के कारण ऐतिहासिक विश्व विरासत स्थल में इसको भी शामिल किया गया था 2017 में। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसको 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। यह 1570 ईस्वी में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय तक सांस्कृतिक महत्व रहा है, क्योंकि यह भारत के निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। इसको आप जानते रहिए, या मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है, चाहे आप तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। यह मकबरा ताजमहल सहित एवं अन्य वास्तुलिपि नौचारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आप जानते रहिए, हुमायूं का मकबरा जो है यह 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। जयपुर शहर राजस्थान में स्थित है। ये 2019 में इसको भी शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। जयपुर शहर 4 दीवारी वाला नगर है। इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वारा द्वितीय द्वारा इसको कराया गया था। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला में प्रकाश और विख्यात स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर की सड़कों के और उपनिवेश काल से ही व्यवसाय की सुविधा की गई। ये सड़कें बड़े चौराहों, जिन्हें चौपड़ भी कहा जाता है, या एक दूसरे से मिलती हैं। नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। संस्कृति को बचाने के लिए इसको भी शामिल किया गया है। यह 2019 में शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं उनको 1986 ईस्वी में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर जिसे कहते हैं, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चलिए देख लेते हैं। चंदेल राजवंशों द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में इसको निर्मित करवाया गया था। मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। नागर शैली में बने यह मंदिरों की संख्या अब केवल 20 ही रह गई है, जिसमें कंदरिया महादेव के मंदिर विशेष रूप से विख्यात है। यहाँ के मंदिर 2 धर्म, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप जानते रहिए। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया 2002 में शामिल किया गया था। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसको करवाया गया था, तथा वर्तमान में अनुमानतः 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसको निर्मित माना जाता है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से ईंटों का बना हुआ है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित 4 पवित्र स्थलों के बारे में जो दर्शाता है, इसी वजह से इसको विश्व सांस्कृतिक स्थल में इसको शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। भारत के पर्वतीय जो रेलवे हैं, इनको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। 1999 में और 2005 और 2008 में 3 बार में इसको शामिल किया गया था। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, यह रेलवे पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 1981 में शुरू किया गया था। यह एक अत्यंत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावी रेलवे लिंक स्थापित करने वाली समस्या का निराकरण करने की एक साहसिक इंजीनियरिंग प्रयास किया गया था। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे यह लाइन 1991 में शुरू की गई थी और 1908 ईस्वी तक पूरी यह तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिंगल रेलवे ट्रैक स्थित है, जो भारत के पर्वतीय रेलवे को भी शामिल किया गया है। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कुतुब मीनार और इसके जो 7 अन्य स्मारक हैं, इनको भी शामिल किया गया था। नई दिल्ली में स्थित है। 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्टिंग करवाया था, और जो इसका काम खत्म करवा दिए इल्तुतमिश ने।
या पूर्ण रूप से इसको पूर्ण करवा दिया था इल्तुतमिश ने। इसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है इसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए। यहाँ से प्राप्त स्मारकों के जो प्रमुख है अली दरवाजा यानी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का जो लौह स्तंभ है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है यहाँ पे, इन सब की रक्षा करने के लिए और इनकी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है रानी की वाव जो पाटन में स्थित है यानी पाटन गुजरात में, इसको भी 2014 में शामिल किया गया है। इसकी बावड़ी का निर्माण गुजरात के जो राजा सोलंकी हैं भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी जो उदयामती हैं, इन्होंने 1050 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे इसको बनवा दिया था। इस परिसर में तकनीकी और बारीकियों तथा अनुपातों का अत्यंत सुंदर कला की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इसमें मार गुज्जर स्थापत्यिक शैली का भी उपयोग किया गया है। इसी वजह से जो इस प्रकार से अलग है, शैली बहुत कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे रानी की वाव जो पाटन में स्थित है और इसको भी शामिल किया गया है 2014 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। लाल किला परिसर दिल्ली जो 2007 में इसको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। यहाँ पे इसको जान सकते हैं, मुगल साम्राज्य शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में करवाया गया था। इसका नाम लाल बलुए पत्थर की विशाल दीवारों पे ही रखा गया है। संपूर्ण लाल किला परिसर में इस्लाम शाह सूरी जो शेर शाह सूरी था, इसके द्वारा 1546 ईस्वी में निर्मित सलीमगढ़ का किला भी शामिल है। लाल किला मुगल वास्तुकला, नौचार एवं शिल्प कौशल का पूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, क्योंकि अलग अलग किला अलग अलग पत्थरों से मिलकर बने हैं जहाँ की संस्कृति अलग है और इस प्रकार से इसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद में जो हमारा आ जाता है भीमबेटका की शैली आवास जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2003 में शामिल किया गया है। इन आवासों की खोज 1975 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भी इसको शामिल किया गया था। यह स्थल मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में अब्दुलगंज के समीप रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य पर स्थित है। यह प्राप्त जो 700 से अधिक शैलियों का जो समन्वय मिश्रण है या 400 से शैलियों द्वारा इसको चित्रों को सुसज्जित किया गया है। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जालीदार चित्रकला शैली में इस प्रकार से बनाए गए हैं जो अलग शैलियों से अभेद्य मालूम पड़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। भीमबेटका की जो शैली है इसको मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल किया गया है, इसको आप जानते रहिए। सूर्य मंदिर कोंकण जो 1984 ईस्वी में इसको भी शामिल किया गया था। इसमें आप बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोंकण सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिबिंब है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों का प्रतीकात्मक डिजाइन के रूप में इसको सजाया गया है। 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोंकण सूर्य मंदिर का निर्माण जो हुआ है 13वीं शताब्दी ईस्वी में गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव प्रथम ने इसको करवाया था। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। और इसको भी शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में, इसको आप जानते रहिए। ताजमहल आगरा में जो है 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। ताजमहल आगरा में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी जो मुमताज महल थी उन्हीं की याद में बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह एक मकबरा है। यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये सब आप जानते होंगे, यूपी में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में और 1648 ईस्वी में 17 वर्ष लगभग पूरा हो गया था इसको बनवाने में। और अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप जानते ही होंगे। 7वां अजूबों में शामिल है, इसीलिए यह इसको भी शामिल किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो ली काबूजियर का वास्तुकला कार्य जो चंडीगढ़ में स्थित है, 2016 में जंतर मंतर जयपुर में जो स्थित है, इसको 2010 में। तो यह आप जानते रहिए, इन दोनों को भी शामिल किया गया है। ली कार्बूजियर एवं वास्तुकला कार्य जो चंडीगढ़ में स्थित है, इसको 2016 में शामिल किया गया है। और जंतर मंतर जयपुर जो 2010 में इसको शामिल किया गया। जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी से शुरुआत में खगोलीय स्थितों एवं अवलोकन के लिए बनाया गया था। सटीक अवलोकन करने के लिए इस साइड में 20 मुख्य उपकरण के लिए एक सेट स्थापित किया गया था। यह भारतीयों द्वारा मुगल कला के पुनर्जीवित खगोलीय एवं कौशल के ज्ञान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको भी 2010 में शामिल किया गया था। इसके बाद में जो विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल
मुंबई 2018 को इसको भी शामिल किया गया है। इस साइड में 19वीं सदी में विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह अर्थात विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण भवन एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेकोरेशन भवन शामिल भी हैं। यह अलग प्रकार का एक डेकोरेशन आर्ट किया गया है, गोथिक शैली द्वारा निर्मित किया गया है। विक्टोरियन गोथिक आर्ट एवं डेको इसेबल मुंबई 2018 इसको भी शामिल किया गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के जो संरक्षण इसको भी किया गया है 2014 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल के पहाड़ों में पश्चिमी भाग में स्थित यह पार्क अपनी उच्च अल्पाइन चोटियां एवं अल्पाइन घास के मैदानों एवं नदी के साथ स्थित जंगलों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में नदियां सहित एवं उसके अन्य ग्रहण क्षेत्र के साथ ग्लेशियर के साथ भी घिरा हुआ है। तो यह आप जानते रहिए। विश्व विरासत स्थल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण इसको 2014 में शामिल किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो 1985 में इसको शामिल किया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है। इसका उपयोग 19वीं सदी के अंत में यह बतख शूटिंग रिजर्व के रूप में किया जाता है। हालांकि जल्द ही इसमें शिकार को प्रतिबंध कर दिया गया है और 1982 ईस्वी में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह गैर प्रवासीय प्रजनन पक्षियों की हर साल बड़ी संख्या में इसका स्वागत किया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में जो स्थित है, जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट का यह केंद्र भी रह चुका है। यह मानस टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है और मानस नदी के साथ फैला हुआ है। फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और स्थल की सुंदरता, शांत वातावरण के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक श्रृंखला भी यहाँ पे नजर आती हुई है। इसीलिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 और 2005 में इसको शामिल किया गया है। यह दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर स्थित हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ एवं ऊंचे नीचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत की दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत सर्वोच्च शिखर जो है नंदा देवी वहीं पर विद्यमान है। इसके विपरीत फूलों की घाटी एवं अल्पाइन फूलों को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये आप जानते रहिए। नंदा देवी फूलों की जो घाटी है राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी शामिल किया गया है 1988 और 2005 ईस्वी में। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले को। सुंदरवन नेशनल पार्क जो 1987 ईस्वी में इसको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में है। यह 1600 मीटर लंबी है, एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है। पालघाट दर्रा के पास में 30 किमी के क्षेत्र में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार विखंडित है। पश्चिमी घाट भारतीय मानसून मौसम पर्यटन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह उन बारिशों की बूंदों को एवं मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक का भी कार्य करता है, जो दक्षिण पश्चिम से आती है। पार्क में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और विभिन्न झीलों और ग्लेशियर भी शामिल हैं। इसमें 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी संस्कृति को भी आरक्षित किया जाता है। वहाँ पे एक अलग प्रकार का इन्वायरमेंट है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। सुंदरवन नेशनल पार्क को भी 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। तो इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, ये आप जानते रहिए। इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने नोट करा दी है। दोस्तों, यह क्लासेज आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।